अपोस्ट्रोफी क्या है? एक सीधा सीधा संबोधन है। यदि जो संबोधित संज्ञा है, जिसको संबोधित किया जा रहा है, वो संज्ञा ये जो है जॉन डन की हॉली सोनेट 10 उसमें से ली गई एक पंक्ति है जो एक एग्जाम्पल है अपोस्ट्रोफी का। तो यहाँ पे पन ग्रेव शब्द में छुपा हुआ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एकेडमिक इंग्लिश जोन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मुझे पूछने के लिए, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। और हम लोग जो क्लास डालते हैं आपके यूट्यूब पर, उसके बाद जो आप कमेंट्स करते हैं वो आपकी ईगरनेस को एकदम शो करते हैं कि किस तरह से आप ईगर हैं पढ़ने के लिए। और मैं आपकी जो करियर है उसके प्रति उतना ही चिंतित हूँ जितना आप हैं। तो आपके जो प्रश्न हैं, कब से विधिवत कोर्स लॉन्च करेंगे सर, या किस प्लेटफॉर्म पे करेंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। कल 5 बजे मैं आपके बीच में लाइव आने वाला हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच की एक एक्सरसाइज लेके। तो उसमें आप लोग सभी लाइव जुड़ जाइए और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं कल आंसर कर दूंगा। तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, कल 5 बजे आपसे मिलते हैं। ओके, आज का सेशन भी हमेशा की तरह आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। हम लोग अभी फिगर्स ऑफ स्पीच स्टडी कर रहे हैं और आप जानते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच न केवल रीट में बल्कि फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में, स्कूल लेक्चरर के या सीनियर टीचर ग्रेड 2 के एग्ज़ाम में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत ही तन्मयता से सीख रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं जो आपके लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ उनका कुछ रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो थैंक यू सो मच। लेकिन आप क्लासेस अच्छे से लेने के बावजूद लाइक करना भूल जाते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने आप में ये खुद बहुत बड़ी भूल है दोस्तों, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी क्लासेस से बेनिफिट उठा पाएंगे। ओके, तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपोस्ट्रोफी की। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा अपोस्ट्रोफी, उसके बाद हम बात करेंगे हाइपरबोली की, और उसके बाद में हम बात करेंगे जो नया सिलेबस में डाला गया है फिगर ऑफ स्पीच पन, उसकी बात करेंगे। तो तीनों ही फिगर्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से समझने हैं। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया 5 बजे दोपहर को मैं आपके बीच में लाइव आने वाला हूं फिगर्स ऑफ स्पीच की एक एक्सरसाइज लेके, ये देखने के लिए कि आप कितना अच्छा सीख रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो आज शुरू करते हैं। अपना टॉपिक है सबसे पहला अपोस्ट्रोफी। अब वैसे तो अपोस्ट्रोफी बहुत सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है, आपको लाइन जो दी होती है उसमें आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सीधा सीधा डायरेक्ट एड्रेस होता है। किसको? कोई डेड व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है, उसको आप संबोधित कर देते हैं पोइट लोग, या फिर जो एब्सेंट है, उनके पास नहीं है, उसको संबोधित कर लेते हैं। कभी कभी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी पोइट लोग संबोधित कर देते हैं, जैसे झरने को संबोधित कर देते हैं, पेड़ को संबोधित कर देते हैं, माउंटेन को संबोधित कर देते हैं, रिवर को संबोधित कर लेते हैं। तो ये क्या डायरेक्ट जब उनके नाम से उनको संबोधित किया जाए, समझ लीजिए अपोस्ट्रोफी है। इसके अलावा कई बार जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उनको भी पोइट लोग संबोधित कर देते हैं, एड्रेस कर लेते हैं। तो सीधा सीधा या तो किसी मृत व्यक्ति को संबोधित करना, या ऐसे व्यक्ति को जो आपके पास नहीं है, या फिर किसी वस्तु को संबोधित करना, या फिर किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, अमूर्त विचार को संबोधित करना, ये आपके जो फिगर ऑफ स्पीच हैं इसे हम लोग पुकारते हैं एपोस्ट्रोफी। ठीक है ना। तो एपोस्ट्रोफी में जब हम किसी वस्तु को या किसी अमूर्त विचार को संबोधित करते हैं तो ये एक प्रकार का पर्सनिफिकेशन हो ही जाता है, क्योंकि हम संबोधित कर रहे हैं तो उसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली कहीं कहीं अपोस्ट्रोफी और पर्सनिफिकेशन एक जैसी चीजें बन जाती है, लेकिन कब? जब कोई पोएट किसी लाइन में किसी वस्तु को या किसी अमूर्त विचार को एड्रेस करता है, तब तो वो पर्सनिफिकेशन प्लस अपोस्ट्रोफी दोनों है। लेकिन अगर कोई मृत व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो उसके पास में नहीं है, उसको अगर संबोधित किया जाता है तो फिर वो पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, केवल अपोस्ट्रोफी ही होगा। क्योंकि पर्सोनिफाई तो हम वस्तुओं को करते हैं, अमूर्त विचारों को करते हैं, व्यक्ति तो पहले से ही पर्सन है, उसको क्या पर्सोनिफाई करना। तो अपोस्ट्रोफी के बारे में यही खास बातें थी। देखिए क्या है अपोस्ट्रोफी।
एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस। अपोस्ट्रोफी क्या है? एक सीधा सीधा संबोधन है टू द डेड, मृत लोगों को, टू द एब्सेंट, अनुपस्थित हैं उन लोगों को, और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, या फिर कोई मानवीकृत वस्तु है जिसका मानवीकरण कर दिया गया है उसको, या फिर आइडिया। चारों में से किसी भी चीज को सीधा सीधा अगर कोई पॉइंट संबोधित करता है, कोई राइटर संबोधित करता है, तो वो अपोस्ट्रोफी बन जाता है। अब देखिए, दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये पर्सोनिफिकेशन का ही एक विशेष रूप है। इफ द एड्रेस्ड नाउन, यदि जो संबोधित संज्ञा है, जिसको संबोधित किया जा रहा है, वो संज्ञा इज एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। अगर आप किसी वस्तु को संबोधित कर रहे हैं या किसी अमूर्त विचार को संबोधित कर रहे हैं, तो फिर वो पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि संबोधित तो व्यक्ति को किया जाता है भाई। तो इसका मतलब आपने उस वस्तु या उस अमूर्त विचार को संबोधित कर लिया है। देखते हैं एग्जाम्पल्स पर्सोनिफिकेशन एपोस्ट्रोफी के। देखो, पहला उदाहरण है, डेथ बी नॉट प्राउड, मृत्यु घमंड मत करो, दो हालांकि सम हैव कॉल्ड दी, कुछ लोगों ने तुम्हें पुकारा है, माइटी शक्तिशाली एंड ड्रेडफुल, भयानक, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, लेकिन तुम ऐसी हो नहीं जैसा लोग पुकारते हैं, इतनी तुम भयानक या इतनी माइटी तुम हो नहीं, इसलिए तुम प्राउड मत करो। ये जो है जॉन डन की हॉली सोनेट 10, उसमें से ली गई एक पंक्ति है जो एक एग्जाम्पल है एपोस्ट्रोफी का। आप देखिए किसको संबोधित किया जा रहा है? डेथ को। डेथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बीइंग एड्रेस, जिसको संबोधित किया जा रहा है, मृत्यु से बात की जा रही है। देखिए, एक विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत पॉपुलर पोएम है लंदन 1802, उसमें वर्ड्सवर्थ संबोधित कर रहे हैं मिल्टन को, कह रहे हैं, मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था। जो लंदन की दुर्दशा जो फील की वर्ड्सवर्थ ने, जिस तरह से जो ट्रेडिशनल वैल्यूज लोग बाग खो रहे थे, और मिल्टन को यहाँ सिंबल माना गया है, जो ब्रिटेन की ट्रेडिशनल प्राइड जो हैं, जो उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, और जो उनकी ग्लोरी है, तो मिल्टन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। और मिल्टन जो कि अब नहीं है दुनिया में, उसको वर्ड्सवर्थ संबोधित कर रहे हैं कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो देखो, ये जो डेड पर्सन है मिल्टन, उसको सीधा सीधा संबोधित किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये काय का उदाहरण हो गया? अपोस्ट्रोफी का हो गया। अगला देखते हैं, ओ सॉलिट्यूड where are the charms that sages have seen in thy face। अब देखो, विलियम कॉपर की द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेलकिर्क, ये जो पोएम है उसमें से लाइन ली गई है। इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है भाई? सॉलिट्यूड को एड्रेस किया जा रहा है। सॉलिट्यूड क्या है? एकांत, है ना। तो एकांत एक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसको संबोधित किया जा रहा है कि हे एकांत, तुम्हारे आकर्षण या तुम्हारी खुशियों भरी चीजें कहाँ हैं जो साधु लोग तुम्हारे चेहरे में देखते थे, या जिन चीजों को साधु लोगों ने तुम्हारे चेहरे में देखा है। तो देखो, पर्सोनिफाई भी किया गया। सॉलिट्यूड का फेस किसका होता है भाई? ह्यूमन बीइंग्स का होता है। तो सॉलिट्यूड को एक पर्सन के रूप में एड्रेस भी किया जा रहा है, इसलिए एपोस्ट्रोफी तो है ही, साथ में उसको पर्सोनिफाई भी किया जा रहा है। तो ये एपोस्ट्रोफी प्लस पर्सोनिफिकेशन दोनों का ही उदाहरण है। ओके, अगला देखें, रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन, रोल करते जाओ। किसको एड्रेस किया जा रहा है? ओशन को। ओशन को संबोधित किया जा रहा है, आगे बढ़ो तुम गहरे और अथार अंधकार में ब्लू ओशन। तो यहाँ पे समुद्र को, महासागर को, ओशन को क्या किया जा रहा है? एड्रेस किया जा रहा है। तो ये भी काय का एग्जाम्पल हुआ? बिल्कुल एपोस्ट्रोफी का हुआ। लॉर्ड बायरन का है ये।
चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज उसमें से लिया गया है। ओके, तो बहुत आसान सी बात है। अगला देखो, और डेथ फिर से मृत्यु को संबोधित किया जा रहा है, वेयर इज दाई स्टिंग। ओ ग्रेव, देखो फिर कब्र को भी संबोधित किया जा रहा है, वेयर इज दाई विक्ट्री। बाइबल में से लाइन ली गई है। यहां पर पहले तो मृत्यु को एड्रेस किया जा रहा है, फिर बाद में ग्रेव को एड्रेस किया जा रहा है। तो आपने देखा एपोस्ट्रोफी में कुछ खास बात नहीं ध्यान रखनी दोस्तों, केवल यदि कोई डेड व्यक्ति, मृत व्यक्ति या फिर कोई एब्सेंट व्यक्ति जो वहां पे नहीं है, इनको संबोधित किया जाए तो भी एपोस्ट्रोफी का एग्जाम्पल है। प्लस यदि कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु या अमूर्त विचार को पोइट लोग जब एड्रेस करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल, सॉरी, एपोस्ट्रोफी प्लस पर्सोनिफिकेशन दोनों का एग्जाम्पल मानते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपने फिगर ऑफ स्पीच हैं, वो है दोस्तों हाइपरबली। क्या है? हाइपरबली है। हाइपरबली का दूसरा नाम है एग्जेजरेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अतिशोक्तिपूर्ण कथन, ओवर स्टेटमेंट। एक्चुअली किसी आइडिया को एम्फसाइज करने के लिए पोइट लोग कभी अतिशोक्तिपूर्ण बातें करते हैं, बड़ा चढ़ा के कहते हैं। जैसे अपन ने सुना होगा विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम थी डैफोडिल्स, उसमें 10,000 आई सॉ एट ए ग्लैंस, एक नजर में 10,000 डैफोडिल्स देख लिए, यानी अतिशोक्तिपूर्ण कथन हुआ। ठीक है ना? तो कई बार है ना, जैसे मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ कहती हैं, जो खून का जो गंध है, ऑल द परफ्यूम्स फ्रॉम अरेबिया, है ना, विल नॉट स्वीटन दिस हैंड, इस हाथ को साफ नहीं कर सकती, उसकी सुगंध, जो खून की दुर्गंध है उसको नहीं हटा सकती। तो ऐसे हाइपरबलिक स्टेटमेंट होते हैं, ओवर स्टेटमेंट, बड़ा चढ़ा के कहना, एग्जेजरेट करना, ये चीज क्या कहलाती है? फिगर ऑफ स्पीच के रूप में हम इसे हाइपरबली पुकारते हैं। देखिए डिफाइन करते हैं। हाइपरबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्टेटमेंट इज मेड एम्पेटिक, उसे थोड़ा जोर देके कहा जाता है, बाय ओवर स्टेटमेंट करके या एग्जेजरेशन करके, है ना। तो स्टेटमेंट को एग्जेजरेट किया जाता है, बड़ा चढ़ा के कहा जाता है, वो क्या है? आपके हाइपरबली हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबली देखते हैं। ये पहला ही जो आपके मैकबेथ जो प्ले है शेक्सपियर का, उसमें से लिया गया है। हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, अभी भी जो गंध है खून की, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, वो इस छोटे से हाथ को अब साफ सुथरा नहीं कर पाएंगे। अब देखो अरेबिया के सारे परफ्यूम उस खून की दुर्गंध को हाथ से नहीं हटा पाएंगे। तो एग्जाम्पल काहे का भाई? अतिशोक्तिपूर्ण कथन है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात की गई है, तो एग्जेजरेशन हो गया या हाइपरबली हो गया। उसके बाद वाई मैन इफ द रिवर्स, या रिवर्स करना है, थोड़ा सा मिस स्पेल हो गया है, ध्यान रखना, इफ द रिवर, है ना। वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई, यदि नदी सूख जाए, आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स, मैं इसे आंसुओं से भर दूंगा। अब बताओ, नदी को आप लोग आंसुओं से भरोगे, बड़ा चढ़ा के बात की जा रही ना, तो एग्जेजरेशन हो गया। ठीक है, अगला देखिए। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ होल हॉर्स, एक पूरा घोड़ा खा सकता हूं, इतना ज्यादा भूखा हूं। अब घोड़े में कितना मांस होता है आपको पता ही है, क्या पूरा खा जाएंगे? तो ये क्या हो गया? हाइपरबली हो गया। उसके बाद ही रन्स फास्टर देन द विंड। अब देखो यहां पे अपने आप में सिमिली भी हैं, सिमिली हैं,
देन का यूज़ किया गया है, कंपेयर किया गया है उसके दौड़ने को विंड से, हवा से, लेकिन ये अतिशयोक्तिपूर्ण कथन ज़्यादा है। वाकई में कोई व्यक्ति हवा जितना तेज नहीं दौड़ सकता। तो ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल भी हैं, साथ में आप इसे सिमिली भी मान सकते हैं। परीक्षा में जो ऑप्शन हो वो करना है। वैसे इस सेंटेंस में एग्जाम के अंदर हाइपरबोली एप्रोप्रिएट होगा। ओके, उसके बाद देखो, द ब्राइटनेस ऑफ हर चीक, उसके जो गालों की चमक है, वुड शेम दोज स्टार्स, वो उन तारों को भी शर्मिंदा कर देगी। ओहो, इतने कितने गाल चमक रहे हैं भाई कि तारे शर्मिंदा हो जाएंगे। तो कुल मिला के बड़ा चढ़ा के बात की जा रही है। तो ये भी क्या है, हाइपरबोली है। ओके, तो ये आपने हाइपरबोली के बारे में जाना, जिसे हम एग्जेजरेशन भी कहते हैं, बड़ा चढ़ा के बात को कहना। ओके, अब बात करते हैं पन की। ये नया आपके डाला हुआ है, श्लेष अलंकार। देखो, पन है क्या? इसको अपन पैरानोमेजिया भी कहते हैं। पैरानोमेजिया भी पुकारा जाता है, पन को ही कहते हैं। अब है क्या पन? बेसिकली पन इज ए प्ले ऑन वर्ड, शब्दों पे खेल खेला जाता है। अब शब्द कौन से? बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ साउंड, या तो दो शब्द होमोफोन्स हों, उनका साउंड सेम हो, तो शब्दों की सिमिलरिटी पे भी हो सकता है बेस्ड। और या फिर वन वर्ड, एक शब्द भी हो सकता है हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग्स, जिसके दो अलग अलग मीनिंग हो, है ना। तो उसे अपन किसका उदाहरण मानेंगे? पन का उदाहरण मानेंगे। एक शब्द जिसका द्विअर्थ में प्रयोग किया जाए, दो अर्थ निकल जाते हों। वाक्य अगर आप देखोगे तो आपको दो अर्थ निकलते हुए प्रतीत होंगे एक शब्द के। या फिर हो सकता है कि दो शब्द हों, अलग अलग शब्द हों, लेकिन वो होमोफोन्स हों, आपको दोनों अर्थ में लगे एक बात। तो कहने का मतलब शब्दों पे ऊपर आधारित एक खेल है, शब्दों से खेलना। एक शब्द के दो अर्थ निकल सकते हैं, या फिर दो अलग अलग शब्द हैं बेसिकली, लेकिन हमें वो आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में ओवरलैप करते हुए नजर आते हैं, उसे कहते हैं पन। ओके, तो देखो समझ जाओगे आप पन है क्या। पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स। पन क्या है? शब्दों के ऊपर बेस्ड एक खेल है। बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ साउंड, देखो ध्वनि की समानता के ऊपर आधारित है। बट शार्पली डाइवर्स इन सिग्निफिकेंस, लेकिन उन शब्दों का बिल्कुल मीनिंग अलग होता है, सिग्निफिकेंस अलग होता है, लेकिन केवल ध्वनि की समानता रहती है। या फिर वन वर्ड, एक शब्द भी हो सकता है हैविंग टू डिफरेंट मीनिंग, जिसके दो अलग अलग अर्थ हों। तो वो भी एग्जाम्पल किसका है? पन का ही है। उदाहरण से बात अच्छी समझ में आएगी। देखो क्या कह रहा है, आस्क फॉर मी टुमारो। ये देखो, जो मर्क्यूशो है रोमियो एंड जूलियट का, एक मर्क्यूशो एक कैरेक्टर है जो मरते मरते ये लाइन बोलता है जख्मी होकर कि आस्क फॉर मी टुमारो, मेरे लिए कल की मांग करो। यानी अगर मुझे कल का दिन और मिल जाए जिंदा रहने के लिए, एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, और आप मुझे एक ग्रेव मैन के रूप में पाएंगे। अब बताइए यहाँ पे ऐसा, इस पंक्ति में कौन सा शब्द है जो आपको पन की तरफ ले जाता है, जिसके दो पॉसिबल मीनिंग निकल सकते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों ही उपयुक्त आपको लगेंगे। तो देखो, बिल्कुल आपने अगर भांप लिया है तो दैट्स वेरी गुड। ये शब्द देखो, ग्रेव। ग्रेव का एक तो मतलब होता है सीरियस, गंभीर, और एक ग्रेव का मतलब होता है कब्र, जिसे अपन क्या कहते हैं? टूम कहते हैं। ठीक है, टूम, टॉम्ब नहीं, टूम कहते हैं। ठीक है, अब दोनों ही मीनिंग यहां पे एप्रोप्रिएट आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, मरता हुआ आदमी कह रहा है मुझे एक दिन और मेरे लिए मांग लो ईश्वर से, और आपको मेरा मिजाज गंभीर लगेगा, मतलब मैं इतना मजाकिया नहीं रहूंगा, सीरियस बन जाऊंगा, और या फिर आप मुझे कब्र में पाएंगे। तो बात दोनों ही सही है एक मरते हुए आदमी की।
तो यहां पे पन ग्रेव शब्द में छुपा हुआ है। क्लियर? एक ही शब्द से दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो पन का उदाहरण है। अगला देखें, बहुत पॉपुलर है ये लाइन, इज लाइफ वर्थ लिविंग? क्या जीवन जीने योग्य है? वेल, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। यह लीवर पे डिपेंड करता। अब बताओ कौन सा ऐसा शब्द है जो आप मान सकते हो कि पन का उदाहरण है। देखो हिंदी में भी ऐसा होता है। रविंद्र जैन साहब जो अब दुनिया में नहीं है, उनके गीत, गाने, नगमे, भजन आप लोग सुनते होंगे। ईश्वर ने उनको आंखों से रोशनी तो नहीं दी, लेकिन संगीत में एक अनुपम मिसाल बने वो, ठीक है ना। तो उसमें भी वो लाइन है, चांदी सा चमकता, गीत गाता चल मूवी का एक गाना है, उसमें बीच में एक अंतरा है कि चांदी सा चमकता ये नदियाँ का पानी जी, और पानी की हर एक बूंद देती जिंदगानी जी। अंबर से बरसे, जमीन से मिले, और नीर के बिना तो भैया काम ना चले। ओ मेघा रे, जल जो ना होता तो ये जग जाता जल, गीत गाता चल और साथी गुनगुनाता चल। तो देखो, जल जो ना होता, पानी, तो ये जग जाता जल, तो ये जग जाता जल, दुनिया जल जाती। तो जल शब्द से आपने पानी भी बता दिया, और जल शब्द से आपने जलने की अनुभूति भी दे दी। तो ये जल शब्द क्या है? श्लेष अलंकार या पन का ही उदाहरण है दोस्तों। तो हिंदी फिल्मों में भी, हिंदी की कविताओं में भी, गानों में भी आप ऐसी चीजें सुनते रहें। कोई नई नहीं, इंग्लिश में हो सकता है आपको नया लगे। ओके, तो यहाँ पे इज लाइफ वर्थ लिविंग? वेल, इट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट बात है वो है लीवर। देखो, जीवन जीने योग्य है क्या, प्रश्न पूछा है, तो उत्तर दिया गया ये लिवर पे डिपेंड करता है। तो लिवर जीने वाला, और लिवर जो शरीर का एक ऑर्गन होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ना। अगर लीवर खराब हो गया तो जीवन वर्थ लिविंग नहीं है, और अगर जीने वाला खुद ही ठीक नहीं है, खराब है, तो भी जीवन वर्थ लिविंग नहीं है। तो दोनों मीनिंग यहां पे लीवर शब्द दे रहा। उसके बाद, एन एम्बेसडर इज अ पर्सन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। एक एम्बेसडर एक व्यक्ति होता है जो लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। अब देखो यहां पर लाई शब्द पे थोड़ा गौर कीजिए। एक राजदूत वो व्यक्ति होता है जो विदेश में अपने देश के भले के लिए पड़े रहता है। लाई मीन्स पड़े रहना, लेटा रहना, यानी पड़े रहना। और लाई का मतलब झूठ बोलना। दोनों ही मीनिंग ठीक है। एम्बेसडर क्या करता? अपने देश का पक्ष रखने के लिए झूठ मूठ का भी सहारा ले लेता है विदेशों में। तो एक तरह से झूठ भी बोलता है और विदेश में पड़ा रहता है। तो दोनों मीनिंग यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। तो लाई शब्द यहाँ पे पन का एग्जाम्पल है दोस्तों। अब देखो, एक इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ऑस्कर वाइल्ड का एक प्ले है, उसका टाइटल है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। और आपको पता हो तो उस प्ले का प्रोटेगोनिस्ट भी अर्नेस्ट नाम का है। स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, ई नहीं है उसमें प्रोटेगोनिस्ट के नाम में, मुख्य किरदार के नाम में। लेकिन अर्नेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, वफादार। उस सेंस में अर्नेस्ट वर्ड को अपन यूज करते हैं। ओके, रिलायबल हों। लेकिन वो जो कैरेक्टर था वो पूरा ही उसके विपरीत था प्ले में, है ना। उस प्ले में जिसका टाइटल यही है द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, बिल्कुल कॉन्ट्रेरी था। एकदम धोखेबाज, चापलूसी करने वाला, फ्लैटरर था, बिल्कुल भी अर्नेस्ट नहीं था। तो देखो, प्ले का नाम भी रख दिया और उस कैरेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो यहां भी इस टाइटल, खुद इस टाइटल में ही आपको पन का एग्जाम्पल मिल जाएगा। ओके, तो ऑस्कर वाइल्ड साहब ने बड़ा सोच समझ के रखा। अगला देखें, अ बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। एक बाइसिकल है, वो अपने स्वयं के बूते खड़ी नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज टू टायर्ड। अब देखो यहां पे पन यहां है। अब सुनने में ये टू टायर्ड भी लग सकता है
क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई है। तो देखो थका हुआ व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, और 2 दो टायर वाली होती है इसलिए खड़ी नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे साउंड बेस्ड पन है ना, यहाँ पे साउंड बेस्ड पन है। ये जो होमोफोन्स हैं ये देखो टू, और सुनाई देता है ये टू, और ये जो टायर्ड लिखना तो ऐसे चाहिए था टायर्ड, ये हमें टायर्ड थका हुआ जैसा सुनाई देता है। तो ये क्या है, पन का एग्जाम्पल है। अपन दोनों तरह से इसको ले सकते हैं। अगला देखो बहुत ब्यूटीफुल है। आई यूज्ड टू बी ए बेकर, मैं एक बेकर हुआ करता था, बेकरी वाला बेकर, बट आई कुडंट मेक इनफ डव, लेकिन मैं पर्याप्त डव नहीं बना सका। अब बताओ यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड है इस लाइन में जो पन का एग्जाम्पल है, जल्दी बताएं, सोच लें 1 मिनट भैया। क्लास भले ही लाइव ना हो, लेकिन आप जब क्लास को अच्छी तरह से देख रहे हैं तो थोड़ा सोच भी लीजिए। यहाँ पे ये शब्द पन का एग्जाम्पल है, डाउ। अब ये क्या होता है, देखो डाउ एक तो बोलते हैं आटे की लोई, गूंथा हुआ आटा होता ना गीला, जिससे फिर चपाती वगैरह हम लोग बेलते हैं, वो वाला डाउ। और एक डाउ का मतलब ओल्ड फैशन वर्ड होता है मनी। तो देखो दोनों ही सेंस में सही है। ज्यादा डव नहीं बना सकता था, बेकरी में आपको डव तो बनाना ही होगा ऐसे बेक कर, तो वो नहीं कर पाता था, इस सेंस में भी ठीक लग रहा है। और एक पैसे नहीं कमा पाया, मेक मनी, पैसा कमाना, तो दोनों सेंस में यहाँ पे आप इस वर्ड को, सिंगल वर्ड को ले सकते हैं। तो ये भी पन का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो आज के सेशन में हमने 3 बातें पढ़ी। कौन सी 3 बातें पढ़ी भाई? पहली चीज हमने जो देखी थी वो था आपके एपोस्ट्रॉफी। दूसरा हमने पढ़ा था एग्जेजरेशन। ओके, और तीसरी चीज हमने पढ़ी है पन। ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच हमें इस सेशन में डिस्कस किए हैं। इज दैट क्लियर गाइज? तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। विल बी बैक टुमारो एज द क्लास विल बी स्केड्यूल्ड ऑन 5 PM, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लाइव जुड़ेंगे, और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी प्रश्न हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कल ठीक 5 बजे आपसे मुलाकात करूंगा। फिगर्स ऑफ स्पीच की एक और क्लास लेने वाला हूं, एक एक्सरसाइज भी कराने वाला हूं, बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न से, ताकि आपको पता चले कि आप लोग कैसा सीख रहे हैं, और मुझे भी पता चले कि मैं आपके बीच में किस तरह से पढ़ा रहा हूं। इज दैट क्लियर गाइज? विल सी यू टुमारो अगेन। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।